गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। ये हमारी 7th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी चल रही है, जिसका लास्ट चैप्टर बचा हुआ था समानता के लिए संघर्ष। इसको स्टार्ट करते हैं, फिर हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी पॉलिटी की, फिर हम 8th क्लास की स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम समानता के लिए संघर्ष। इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता, अंसारी दंपत्ति, मेलानी और स्वप्ना जैसी लोगों के बारे में पढ़ा, मतलब जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं उनमें ये सब नाम आए थे। इन सब की कहानियों में जो बात समान है वह यह है कि वह असमानता का व्यवहार किया गया, उनके साथ जो असमानता दिखाई गई थी। ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं, जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ आ खड़े हुए। क्या अध्याय 1 रोजा पार्क्स की कहानी आपको याद है? क्या अध्याय 5 में स्त्री आंदोलन पढ़े, जिस चित्रलेख आपको ध्यान है? इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी। मतलब इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि समानता के लिए संघर्ष करते हुए लोगों के बारे में बताया गया है और असमानता को दूर करते हुए। मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की। लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता। आपने पहले के अध्याय में पढ़ा है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों के लापरवाही वाले रवैये ने कांता, हाकिम शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया है। ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते। इसी तरह देखें, एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है, बड़ी कंपनी के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च और उनके संसाधनों के सामने कमज़ोर हो जाती है, उनसे पिछड़ जाती है। स्वप्ना ने अपने पास भी पर्याप्त संसाधनों की कमी और इसलिए उसे अपनी रुई की फसल उगाने के लिए साहूकार से उधार लेना पड़ता है। यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत पर बेचना पड़ता है। देश भर में मिलानी की तरह घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं हैं जो लगातार मेहनत से दूसरों के घरों का काम करती हैं। इसके बाद भी वे अपमानित होकर विवश हैं, क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती। गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारण में से एक है। दूसरी ओर अंसारी दंपत्ति के संसाधनों के न होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी। वास्तव में जबकि उनके पास किराया देने के लिए पर्याप्त पैसे थे, तब भी वे एक मकान पाने के लिए महीने भर भटकते रहे। लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से हिचकते रहे। ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल का मैदान महज इसलिए साफ करवाया क्योंकि वे दलित थे। आपने इसी पुस्तक में पढ़ा है कि महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के काम की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह था कि वे किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे या वे महिलाएं थीं। धर्म, जाति और लिंग के कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोग असमानता का व्यवहार किया जाता है। अब ये जो आपको पिक्चर्स बताए गए हैं ये HPG के हैं। इसमें मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का 10 नंबर का गोल्स ये था कि रिड्यूस इनइक्वालिटी, मतलब असमानता को कम करना। सतत विकास लक्ष्य 10 ये था। गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव है, कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से आप सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ तक की असमानता खत्म होती है और कहाँ दूसरी असमानता शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई के बीच में ही छोड़ देने वाली संख्या बहुत अधिक है। यह स्थिति गरीब, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी है स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिले जुले कारणों से पैदा हुए। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या में 48.5% महिलाएं हैं, 14.2% मुसलमान हैं, 16.6% दलित हैं और 8.6% आदिवासी हैं। इस वाले चैप्टर्स में ही 2 सतत विकास लक्ष्य दिए हुए हैं। एक तो गोल नंबर 1 गरीबी का अंत करना, नो पॉवर्टी, और एक गोल नंबर 10। ये दोनों आपको इसमें बताए गए हैं इस चैप्टर में। ऐसे पूरे जितने भी 17 गोल्स हैं वो इन सभी एनसीईआरटी में बताए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे समानता के लिए संघर्ष। दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांवों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए संघर्ष के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे कई भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं, इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया एवं सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं का समाधान के लिए बुलाते हैं। अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समता की लड़ाई में बड़ी संख्या से लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने से आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते हैं। अध्याय 5 में आपने पढ़ा है कि कैसे और किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं ने आंदोलन खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही दूसरा उदाहरण है, जहां लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए। ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास है, जिनमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतिहरी मजदूरों, झुग्गी वासियों के समूहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयाँ ली। इसमें आपको मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ का एक उदाहरण याद रखने का इम्पोर्टेंट है। ऐसे तमाम
प्रयास भी हमारे सामने हैं, जहां लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए। अब तवा मत्स्य संघ क्या है, इसको देखना है कि जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो हज़ारों लोग विस्थापित होते हैं। पूरे के पूरे गांवों के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इस सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों को कम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। लोगों के समुदाय को विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं। देश में बहुत से ऐसे संगठन हैं जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अध्याय में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो मछुआरों की सहकारी समिति का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों में विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले में महादेव पहाड़ी से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने वाली बैतूल होती हुई आती है। तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके भी वे बहुत थोड़ा सा कमा पाते थे। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इस ठेकेदार ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया, क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। गांव वाले ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस तरह तवा मत्स्य संघ नाम से संगठन को बनाया गया। अब उसके साथ ही आपको यहाँ पर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुद्दा क्या था? गाँव वालों ने संगठन बनाने के लिए जरूरत क्यों महसूस हुई? कि आप सोचेंगे तवा मत्स्य संघ की सफलता का कारण था ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भागीदारी। इस संबंध में 2 पंक्तियां लिखी। सारे क्वेश्चन है जो करने की कोशिश करेगा। नवगठित तवा मत्स्य ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने का काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठन की। समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाए। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा लीज देना स्वीकार कर लिया और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र में 33 गाँवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा किया। यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती है। यह सरकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है। सारा माल बाजार तक पहुंचाना और वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम है। यह मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रखरखाव की ज़रूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था की है। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियाँ मिले। TMS तवा मत्स्य संघ ने सभी के सामने ये बात सिद्ध कर दी कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय देते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक क्वेश्चन बताया गया है, इसको भी करने की कोशिश करिएगा। अब इसी के साथ जो असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति बताई गई है पोस्टर में, और इसी पर एक गीत है कि जानने का हक। इसको पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको यही देखना है कि समानता के लिए संघर्ष में क्या क्या प्रयास किए गए और उसी के साथ असमानता को कैसे दूर किया गया, असमानता के विरुद्ध क्या क्या काम किए। अब हम पढ़ेंगे भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता के तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की समता का ही होता है। ये जानते हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। देश की समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा के आधार पर संविधान के प्रावधान ही है। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों की समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। समता का मूल्य लोकतंत्र का केंद्र में है। इस पुस्तक में हमें ऐसे कुछ मुद्दे देखने का प्रयास किया है जो लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यमों पर व्यावसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य में देना, कपास किसानों को बेहद कम आय होना, ये सब लोकतंत्र के लिए एक चुनौतियाँ हैं। ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं, समाज में उपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं, सामाजिक आर्थिक समानता से जुड़े हुए। अब इसमें आपको क्या देखना है कि जो समानता के लिए लड़ाई में क्या क्या प्रयास किए गए और उसके साथ साथ हमारे को सामाजिक और आर्थिक मुद्दे से क्या क्या जुड़े हुए हैं, ये भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं।
लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष का महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और अपने परिवार की सभी ज़रूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। इसी के साथ एक क्वेश्चन है, समानता के लिए लोगों ने संघर्ष हमारे संविधान में क्या भूमिका निभाते हैं। तो हमारे संविधान के हिसाब से हमने जो बताया अभी कि ये आपको चुनौतियाँ हैं, ये मुद्दे हैं, सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे, वो तब आपको बताना है। तो क्या आप एक छोटे समूह में समानता के लिए सामाजिक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं? ये तो क्वेश्चन आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन आंसर को आप करने की कोशिश करिएगा। समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान की क्या भूमिका है। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। ये वाली हमारी NCERT भी खत्म हो चुकी है। 7th क्लास की लास्ट चैप्टर है। उसके बाद हम 8th की स्टार्ट करेंगे। अब पढ़ते रहिए, देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिसने नहीं किया है। और इसी के साथ हमारी दूसरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, ज्योग्राफी की 7th, 6th, 11th, वो भी देख लीजिएगा जिसने नहीं देखी है। पॉलिटी की 6th क्लास की भी कंप्लीट हो चुकी है, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास के। तब तक के लिए बाय।